हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कक्षा 9वीं के विज्ञान के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। और दोस्तों, आपकी परीक्षा में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप एग्जाम में बैठने वाले हैं तो इस वीडियो को देख कर जाइएगा। ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प देगा आपको आपके एग्जाम में। ठीक है। फर्स्ट प्रश्न है आपका, पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणु बल प्रबलतम होता है। पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणुक बल सबसे अधिक होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, पदार्थ की ठोस अवस्था में अंतराणुक बल प्रबलतम होता है। ठीक है। कौन सा बल दोस्तों? अंतराणुक बल ठोस अवस्था में प्रबलतम होता है। तो ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान एवं भार में संबंध है। तो दोस्तों, देख सकते हैं आपके पास चार ऑप्शन हैं। इन चारों में से सही आंसर कौन सा है, नीचे कमेंट करके बताएंगे सब विद्यार्थी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। आई होप आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। इसका सही आंसर है W बराबर mg। वस्तु का भार बराबर होता है वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, आप क्या क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोशिका का बिजली घर है। तो कोशिका का बिजली घर इनमें से क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, या गोल्जी उपकरण है। तो कोशिका का बिजली घर, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये लॉक किया जाए। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विस्थापन की दर क्या कहलाती है। विस्थापन की दर क्या है, बताइए दोस्तों। विस्थापन की दर क्या होती है? आप लोगों ने पढ़ा ही होगा दोस्तों कि विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है। विस्थापन बटे समय इक्वल टू वेग। अगला प्रश्न है, कोई कण त्रिज्या r वाले वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है। दोस्तों, ये कोई वृत्ताकार मार्ग है। हालांकि ये वृत्त जैसा तो नहीं बना है, लेकिन दोस्तों चलिए आप लोग वृत्त मानिएगा। इसकी त्रिज्या r है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। और ये कोई कण है। ठीक है। ये वाला ये नाम का कोई कण है। फिर दोस्तों, अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात, यानी कि ये कण ऐसे जाता है और वृत्त के आधे भाग पर पहुंच जाता है यहाँ पे। ठीक है। फिर आपको बताना है कि अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात, यानी कि यहाँ पर पहुंचने के बाद इसका विस्थापन क्या होगा। तो विस्थापन में सबसे न्यूनतम दूरी ली जाती है। तो यहाँ से इस दूरी को हम लोग नहीं काउंट करेंगे, सीधी रेखा में इसकी दूरी काउंट करेंगे। ठीक है। यहाँ से तो ये त्रिज्या r थी, तो त्रिज्या का दोगुना विस्थापन है इसका 2r। ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है, 0 पाई r 2r। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 2r, यानी कि त्रिज्या का दोगुना। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण करने वाले वर्ग को क्या कहते हैं। क्लोरोफिल का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण करने वाले वर्ग को प्लांटी कहा जाता है। ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है। त्रिकक्षीय हृदय किन जीवों में पाया जाता है। सब विद्यार्थी कमेंट करेंगे, जल स्थलचर में, या फिर मत्स्य में, या स्तनपायी में, या फिर इन सभी में। तो कई विद्यार्थी कहेंगे इन सभी में, लेकिन ऐसा नहीं है। इन सभी में मत्स्य में त्रिकक्षीय हृदय नहीं पाया जाता है, ना ही स्तनपायी में पाया जाता है। तो कहाँ से इन सभी में हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, जल स्थलचर वाले जीवों में। ठीक है। त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है जल स्थलचर में। ऑप्शन ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, एकांक समय में पूर्ण होने वाले दोलनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं। एकांक समय में पूर्ण होने वाले दोलनों की कुल संख्या आवृत्ति कहलाती है। फ्रीक्वेंसी। ठीक है। फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति कहलाती है। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक नहीं है। इन चारों ऑप्शन में बताना है कार्य का मात्रक कौन सा नहीं है। जूल कार्य का मात्रक होता है, किलोवाट घंटा भी होता है, और न्यूटन मीटर भी कार्य का मात्रक है, लेकिन किलोवाट कार्य का मात्रक नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन विलयन है। तो राइट आंसर इसका है सोडा जल। ठीक है। सोडा जल विलयन है, क्योंकि इसमें सोडा भी है और जल भी है। ठीक है। दो प्रकार का मिश्रण है इसमें, एक विलेय दूसरा विलायक। ठीक है। तो ये विलयन बन गया। और यहाँ पे साबुन विलयन नहीं है, वायु भी विलयन नहीं है, ना ही दूध विलयन है। ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। 2 से 3 अंक वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस। प्रश्न नंबर 11, संवहन ऊतक किसे कहते हैं। आप लोगों को बताना है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो लिख कर आना है, और पढ़ के जाना है, तभी लिख के आ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, पढ़ के जाएंगे तभी लिख के आ पाएंगे। तो उत्तर देखिएगा क्या है इसका। वह ऊतक जो पादपों में जल और
भोजन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करते हैं। ठीक है दोस्तों, वह ऊतक जो पादपों में यानी पेड़ पौधों में, ठीक है, पेड़ पौधों में जल का और भोजन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करते हैं यानी कि ले जाते हैं, वह ऊतक जो पौधों में या पेड़ों में या पादपों में जल और भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, उसी को संवहन ऊतक कहा गया है। पादपों में दारू और पोषवाह संयुक्त रूप से संवहन ऊतक कहलाते हैं। पादपों में दारू नाम का ऊतक होता है एक, और एक पोषवाह नामक ऊतक होता है। ठीक है, यही कार्य करते हैं जल और भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, और इन्हीं ऊतकों को संवहन ऊतक कहते हैं। दो नाम याद रखना है, ठीक है, संवहन ऊतक के कौन कौन से, दारू और दूसरा पोषवाह। अगला प्रश्न है, विभज्योतक ऊतक क्या होता है तथा इसका पौधों की वृद्धि में क्या महत्व है। तो देखिए विभज्योतक क्या होता है। ये ऊतक अपरिपक्व एवं निरंतर विभाजित होने वाली कोशिकाओं के बने होते हैं, यानी कि ये कभी खंडित नहीं होते हैं। ठीक है, ये ऊतक अलग अलग कोशिकाओं में कभी खंडित नहीं होते हैं, इन कोशिकाओं से ये निर्मित होते हैं। ये पादपों में वृद्धि करने वाले भागों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, पादपों में वृद्धि करने वाले भाग में इन ऊतकों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। विभज्योतक तीन प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ विभज्योतक, अंतर्वेशी विभज्योतक, और तीसरा प्रकार है पार्श्व विभज्योतक। ठीक है, ये तने व जड़ के शीर्ष भाग में उपस्थित होते हैं। कौन, शीर्षस्थ, नाम से ही पता चलता है कि ये तने और जड़ के, पेड़ पौधों के तने और जड़ के सबसे ऊपर यानी शीर्ष वाले भाग पर उपस्थित होते हैं। जहां ये पाए जाते हैं उन शीर्ष स्थानों को वर्धी प्रदेश कहते हैं। ठीक है, जहां ये ऊतक पाए जाते हैं, ये विभज्योतक, उन स्थानों को, उन शीर्ष स्थानों को क्या कहते हैं, वर्धी प्रदेश। अगला प्रश्न है, प्रश्न नहीं, अगला प्रकार है अंतर्वेशी विभज्योतक क्या होता है। देखिए ये पत्तियों के आधार में उपस्थित होते हैं। ठीक, ये पत्तियों के आधार में उपस्थित होते हैं। ठीक है, पत्तियों के आधार में उपस्थित होते हैं अंतर्वेशी विभज्योतक। फिर पार्श्व विभज्योतक, देखिए ये ऊतक तने या मूल की परिधि में पाए जाते हैं तथा तने या मूल की चौड़ाई बढ़ाने में मदद करते हैं, पार्श्व विभज्योतक। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। क्या है प्रश्न नंबर 13 हाँ, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, स्पष्ट कीजिए। क्वथनांक पर गर्म करने पर द्रव के ताप में वृद्धि नहीं होती। क्वथनांक क्या होता है। देखिए जैसे किसी जल को उबाला जाता है तो उसको किसी ताप की आवश्यकता होती है ना, होती है ना, ताप देंगे तभी तो जल उबलेगा। जल को उबालने के लिए यानी कि किसी द्रव पदार्थ को उबालने के लिए जिस ताप पर वो द्रव पदार्थ, जो जल हो, कुछ भी द्रव पदार्थ हो, वो उबलने लगे, यानी कि उतना निश्चित ताप, जिस ताप पर वो द्रव उबलने लगता है उसी को क्वथनांक कहा जाता है। ठीक है, इसी क्रिया को क्वथनांक कहा गया है। तो देखिए क्वथनांक पर गर्म करने पर यानी कि एक निश्चित ताप पर जिस पर द्रव उबलने लगे, द्रव के ताप में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, द्रव के ताप में वृद्धि नहीं होती, वहां से वो उबलने लगता है और वाष्प के रूप में परिवर्तित होता रहता है द्रव। ठीक, अभी तो संपूर्ण ऊष्मा द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने में व्यय होती है। जो ऊष्मा होती है वो द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने लगती है। संपूर्ण द्रव के ताप में परिवर्तित होने पर, जब संपूर्ण द्रव ताप में वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तब पुनः ताप उसका बढ़ने लगता है। ठीक है, तो देखिए परिभाषा क्या बना, 1 ग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस द्रव की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रखना है दोस्तों। फिर एक न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो पढ़िए इसको। क्या है, 1 किलोग्राम का कोई पिंड है और उसकी गतिज ऊर्जा 200 जूल है, उसका वेग क्या होगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv², 1/2 mv² होता है। हमें दिया गया है पिंड का द्रव्यमान 1 किलोग्राम, गतिज ऊर्जा का फार्मूला हाफ mv² होता है, लेकिन गतिज ऊर्जा हमें डायरेक्ट दी हुई है 200 जूल। ठीक है, 200 जूल दी हुई है, बस सारी वैल्यू इसके फार्मूले पर रख दीजिए। पिंड की गतिज ऊर्जा की, गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ mv²। m का वैल्यू हमें मालूम है, v का वैल्यू भी मालूम है। v का वैल्यू नहीं मालूम है, v का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से, गतिज ऊर्जा तो पता ही है। तो देखिए हाफ mv² लिखिए, और हाफ mv² होती है क्या, गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा क्वेश्चन में 200 जूल दी हुई है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, दोनों को बराबर रख देना है। फिर दोस्तों यहाँ पे 1/2 था, फिर ये भाग में है तो यहाँ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, इसीलिए यहाँ से 2 हमने हटा दिया है डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख दिया है, भाग से गुणा में चेंज कर दिया है। ठीक है, प्रतिस्थापित करके।
पक्षांतर करके, ठीक है, 2 को पक्षांतर करके इस साइड लाया हूँ तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में हो गया है। फिर एम की वैल्यू 1 है, 1 किलोग्राम, तो ये यहाँ पे लिखा ही है, आप लोग देख सकते हैं। वी की वैल्यू हमें नहीं पता है। वी स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो वी स्क्वायर आएगा, और ये 200 गुणे 2 400 आ गया। फिर इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, और अंडर रूट 400 का मान होता है 20, तो मीटर भी लगा देंगे, मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये वेग का मात्रक है। तो वेग आपका कितना आ गया, आप लोग देख सकते हैं, वेग आया है आपका 20 से वेग होता है, ठीक है, वेलोसिटी 20 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका वेग हो जाएगा कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, इसके 3 अनुप्रयोग बताइए। जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से डुबोया जाता है, किसी भी द्रव में जब वस्तु को पूरी या आधा डुबोते हैं तो वह ऊपर की दिशा में एक बल अनुभव करती है, ठीक है, ऊपर की दिशा में एक बल लगता है। कोई भी वस्तु जब हम द्रव में डुबोते हैं तो ऊपर की तरफ एक बल अनुभव होता है उस वस्तु में, ठीक है, आप लोगों ने महसूस किया होगा अपनी रियल लाइफ में। जो वस्तु द्वारा, वह बल जो होता है वह वस्तु द्वारा हटाए गए भार के बराबर होता है, ठीक है, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यानी कि जो भार में कमी महसूस होती है वो बराबर होती है जितना द्रव का भार हटाता है वो वस्तु, ठीक है, उसके, ठीक है, ये आपस में इक्वल होते हैं। यही है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुप्रयोग देख लीजिए। जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में इसका उपयोग होता है। दुग्धमापी में दूध की शुद्धता को मापने हेतु जो यंत्र काम आता है उसे दुग्धमापी कहते हैं। हाइड्रोमीटर में द्रवों के घनत्व को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे हाइड्रोमीटर कहते हैं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण से क्या अभिप्राय है, गुरुत्वीय त्वरण तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक में संबंध लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब विद्यार्थी से पढ़ के आएंगे भाई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास भी भेजिए ताकि उनकी भी एग्जाम में हेल्प हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम।